नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर। आज आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। बहुत ही ज़बरदस्त आप बाज़ार में रौनक देख रहे हैं और ये रौनक आपको आती हुई दिख रही है दिवाली से पहले, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो खुशकिस्मत थे और आपने इस कोरोना के डाउन टर्न में बहुत ही शानदार SIP शुरू करे। कविता जी, नोट पीट रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, और यहाँ पर फायदा ये भी होगा क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो पावर है ना, असली ताकत है ना, आपको इसी समय में पता चलेगी। और ये तो दर्शकों को हम पहले दिन से ही कहते आए हैं कि आपके पास अगर एक मुश्त रकम नहीं है निवेश करने की तो शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए SIP से, क्योंकि इससे बेहतरीन मोड म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अब तक तो नहीं मिला है। लेकिन चलिए, SIP के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो शैल जी, यहाँ पर जो हमने पोर्टफोलियो रिकमेंड किए थे विनय और दर्शनी को, उस पे डालना नजर बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर विनय और दर्शनी गोगना के बारे में आपको पता चलेगा। आपने चाहा कि एक ज़बरदस्त घर बने और उसके लिए हमने एक पोर्टफोलियो सेटअप किया था जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर है। तो आइए कविता जी, दो फंड्स डिस्कस करते हैं। UTI इक्विटी फंड एक मल्टी कैप फंड है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी बहुत ही शानदार स्कीम है जो हमारे फंड पर, हमारे चैनल पर और हमारे शोज पर आपको अक्सर नाम आता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या शानदार रिटर्न है। कविता जी, स्क्रीन पे देखिए, 19% रिटर्न आपको UTI इक्विटी फंड ने दिया है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने तो बस मजा ही लगा दिया, 20% रिटर्न है। बाकी दो फंड्स के बारे में आप चर्चा कीजिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न 15%। एब्सोल्युटली। एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखिए लगभग 12.25% से ज्यादा का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो है उसमें भी 10% ज्यादा का रिटर्न है। और ये जो हम बता रहे हैं शैल जी, ये जनवरी से लेके अब तक इन्होंने जो SIP की शुरुआत की है उसका असर दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तो त्योहारी मौसम भी है और आगे चलकर जो स्थिति बदल रही है उसमें इनको कितना फायदा होगा। आप देखिए कविता जी, सिर्फ लगभग 150 से पौने 200 अंक दूर हैं हम ऑल टाइम हाई से निफ्टी पर। और क्या जबरदस्त प्री कोविड लेवल्स आपने आते हुए देखे हैं बाजार पर। लेकिन क्या होगा आगे, समय के गर्भ में क्या है, हमसे बेहतर हमारे मित्र श्री अनुपम तिवारी साहब आपको बताएंगे। आप एक जाने माने फंड मैनेजर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ, करीब 1.5 दशक से बाजार में हैं और आपने काम किया है रिलायंस म्यूचुअल फंड में, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में, और लगभग पिछले 4 या 5 साल से आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में कार्यरत हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पर। बाजार कुछ ही दूर है ऑल टाइम हाई कर। बताइए किस तरीके का माहौल आपके फंड मैनेजर कम्युनिटी में है। इतने जबरदस्त आपको बोनसेस मिलेंगे इस बार, बताइए कहाँ उनको आप निवेश करेंगे। धन्यवाद शैलेन जी, कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आमंत्रण के लिए। अच्छा माहौल है, बाजार अच्छा कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि इकोनॉमी में भी जो रिकवरी है वो काफी अच्छी है। तो ये काफी खुशी की बात है हमारे लिए। और बाजार, जैसा आप जानते हैं कि इकोनॉमी का ही एक प्रतिबिंब है, इट्स अ मिरर ऑफ व्हाट हैपेंस इन इकोनॉमी। तो उसके कारण से जैसे जैसे इकोनॉमी अगर रिकवरी अच्छी करती जाएगी तो बाजार भी अच्छा करेगा। अब तिवारी साहब, अगर आप ओवरऑल थीम देखें तो पिछले एक आध हफ्ते में या पिछले एक आध महीने में बैंक्स ने, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है बाजार में। क्या आगे आने वाले साल भर 18 महीने में आप ये देखते हैं रैली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस NBFCs में कंटिन्यू होती हुई? हाँ, देखिए, जो कंपनियां अच्छा करेंगी इस फील्ड में, बैंकिंग में, वो NBFC हो या कि प्राइवेट बैंक हो, वो आगे भी अच्छा करती रहेंगी। उनकी स्टॉक प्राइस भी अच्छा करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसमें देखिए क्या होता है कि हर सेक्टर का रिकवरी में एक अपना अपना समय है, अपना रोल है। शुरू में अगर आपको याद हो, जब कोविड के बाद रिकवरी चालू हुई थी तो बैंकिंग सेक्टर ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उस समय लोगों को डर था कि NPA बहुत ज्यादा होंगे और लॉसेस बढ़ेंगे, रिकवरीज में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्ट था और उसके बाद भी सारे बिजनेसेस को ओपन होने में बड़ा टाइम लगा। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक्स अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, और अभी भी इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि काफी अच्छे नंबर्स आए,
प्राइवेट बैंक्स के, बहुत सारी एनबीएफसीज के, तो दोनों पैमानों पे एनपीए और साथ में ग्रोथ, उन दोनों पे ही कई बैंकों ने, कई एनबीएफसीज ने एक्सपेक्टेशन से जो हमारी आशाएं थी उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी रहेगी। लेकिन अब थोड़ा सा आपके जो आप फंड संभालते हैं उस पर हम बात करते हैं, आपके पूरे बुके पर बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम एक्सेस स्मॉल कैप से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि शैल जी ने यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया है। आपके इस फंड के बुके में अगर हम देखें तो ये 3rd पायदान पर आता है। उससे पहले आपने कंस्ट्रक्शन में ज्यादा एक्सपोजर डाल रखा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मोटा मोटा स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस पर भी आपसे बात करनी है क्योंकि पिछले कुछ साल हमने इसमें जबरदस्त पिटाई दिखी और एकाएक जो हमने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस आती हुई देखी है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, ये कितनी टिकाऊ है और कौन कौन से सेक्टर्स इसमें और कंट्रीब्यूट करेंगे? अब देखिए, स्मॉल कैप क्या है कि एज ए कैटेगरी ही ये थोड़ी सी वोलेटाइल है और इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है कि जब बाजार गिरता है तो 25-30% तक का फॉल होना स्मॉल कैप में बहुत नॉर्मल है, और इसीलिए जब ये चलते हैं तो इनमें फिर परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा आती है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर को इस वॉलेटिलिटी से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा टाइम होराइजन ज्यादा रखें, हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि 5 से 7 साल के टाइम होराइजन के साथ अगर आप इन्वेस्ट करें तो ठीक ठाक रिटर्न हो जाते हैं, इसमें बन जाते हैं। और अब अच्छी चीज ये हो रही है कि भारत में बहुत ज्यादा छोटी कंपनियों को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, छोटी कंपनियों को 3 समस्याएं होती हैं: एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू मार्केट या एक्सेस टू टैलेंट। मतलब उनको पूंजी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, बैलेंस शीट छोटी होती है तो बड़े होने में दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे वो समस्या काफी हद तक सॉल्व हो रही है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फंड इंडिया में एक्टिव है, वो पैसे देते हैं। हम लोगों ने देखा है अभी इंडियन बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है जो कि भारत के ही निवेशकों से पैसा उठाते हैं और इंडिया में छोटी छोटी कंपनियों में जो बहुत ही छोटी है, बड़ी अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग हम जिसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे छोटी कंपनियों को कैपिटल मिल रही है। लिस्टेड स्पेस में भी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने पिछले 6-8 महीने में जितनी कैपिटल रेस की है, आज से 8-9 साल पहले उतना या उससे थोड़ा ही ज्यादा उनका मार्केट कैप होता था। लेकिन अब उनको निवेशक, चूंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कंपनियों की भी अच्छी स्थिति है, एक कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, तो उनको पैसा दे रहे हैं। दूसरा होता था एक्सेस टू मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन में पिछले 10-15 सालों में इंडियन कंपनीज ने काफी अच्छी मेहनत की है और अब उनको दुनिया में माना जाता है कि तरह तरह की फील्ड में, ना केवल आईटी, फार्मा, जैसा कि हम जो सुनते हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनमें, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उसके अलावा छोटे छोटे सेक्टर्स में भी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, वो 72 देशों में अपना माल बेचती है, बहुत छोटी कंपनी। तो इससे क्या है कि इनकी क्षमता बढ़ रही है बहुत ज्यादा, अपनी बिक्री बढ़ाने की या सेल्स बढ़ाने की, अपने बिजनेस को बढ़ाने की। और तीसरा होता है एक्सेस टू टैलेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी छोटी कंपनी को बड़ा बनाने में, कि आपके पास अच्छा टैलेंट होना चाहिए। आज से 10-15 साल पहले अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे, कोई अच्छा ग्रेजुएट हो, एमबीए करके आया हो, या अच्छा सीए हो, या कोई अच्छा इंजीनियर हो, उससे आप पूछे कि साहब आप कहाँ काम करेंगे, तो कहेगा मैं एमएनसी में काम करना पसंद करूंगा, बिल्कुल, बजाय छोटी कंपनी। अब धीरे धीरे छोटी कंपनियों में ईसॉप्स, लिस्टिंग, जो वेल्थ बन रही है, उससे बड़े बड़े अच्छा टैलेंट आ रहा है। तो इन 3 चीजों से भारत में स्मॉल कैप कंपनीज में, इस छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा है। तो तिवारी साहब, एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने नवंबर 2013 में काम करना शुरू किया और बहुत ही शानदार, कविता जी, 19.6% सालाना रिटर्न आपने दिया है और बहुत परेशानियां हुई हैं 2013 से 2020 के बीच में। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से तिवारी जी समझा रहे हैं कि क्या शानदार रिटर्न आता है। तिवारी जी, इस फंड पे जरा 2-3 बात और करेंगे। आप ये बताइए कि स्मॉल कैप्स एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा होने चाहिए एसेट एलोकेशन में, और कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप एक स्मॉल कैप फंड, एक स्मॉल कैप स्टॉक में ढूंढते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पिकिंग का काम है, ये सेक्टोरल एलोकेशन नहीं है। तो देखिए, ये एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो किसी के पास 5% भी हो सकता है, 5%, या कि किसी के पास 50% भी हो सकता है। तो ये उनका रिस्क प्रोफाइल है कि इन्वेस्टर का। इसमें ध्यान एक ही चीज रखना है कि इन्वेस्टर को ये इंटरनलाइज करना होगा कि ये वोलेटाइल कैटेगरी है, तो इसमें थोड़ा परेशान नहीं होना है और इसको समय देना है।
और उसके बाद जितना भी वो वोलेटिलिटी बेयर कर सकते हैं अपने एज अ प्रोपोर्शन में, तो वो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप, उतना प्रोपोर्शन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मेरा यही कहना है, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत रिस्की है तो हम इसको एकदम ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा करते हैं कि जो बहुत डरते हैं स्मॉल कैप में। ऐसा नहीं है, आप देखिए कि बहुत कम वोलेटिलिटी के साथ बहुत सारे फंड्स ने, न केवल हमारे फंड ने, इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड हैं जिन्होंने लार्ज कैप या मल्टी कैप या मिड कैप फंड्स की कैटेगरी के कॉम्पिटिटिव वोलेटिलिटी में उतने ही या उसके आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो मतलब डेटा ये प्रूव करता है कि इट इज नॉट अ वेरी रिस्की कैटेगरी। अब इस पे आते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, क्या 3 महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। एक्चुअली हम लोग 4 देखते हैं, आपने 3 पूछी। हमारा पूरा पिलर, जो हमारे 4 पिलर हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के स्मॉल कैप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है या प्रमोटर है, उनकी इंटीग्रिटी और उनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि छोटी कंपनी में प्रमोटर या मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर और उनकी कैपेबिलिटी कि कंपनी में एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी क्या है, जो हम लोग जिसको कहते हैं राइट टू विन, कि अगले 5-10 सालों तक इस कंपनी को कौन सी कैपेबिलिटी आगे बढ़ाएगी। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम इसका जवाब ढूंढते हैं। दूसरा जो हम पिलर है या जो दूसरी चीज हम देखते हैं वो होता है कि बिजनेस कैसा है, हम अच्छा बिजनेस खरीद रहे हैं कि नहीं इनहेरेंटली, और हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि उसमें आरओसी आरओई पोटेंशियल है कि नहीं, क्या ये बिजनेस में सस्टेनेबली अगले 15-10-5 सालों तक अच्छा आरओसी आरओई बन सकता है कि नहीं, कैश फ्लो जनरेशन की कैपेबिलिटी है कि नहीं। ये दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं। तीसरा प्रश्न होता है हमारा कि बिजनेस साइकिल कहाँ पे है, हम एक अच्छी साइकिल के समय इस स्टॉक को खरीद रहे हैं या कि हम एक डाउन साइकिल या जब साइकिल उल्टी हो रही है तब हम ये स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो हम एक उसका सेक्टोरल एनालिसिस कर लेते हैं। और चौथा प्रश्न होता है बुनियादी फंडामेंटल्स होते हैं वो काफी मजबूत आपको रखने पड़ेंगे जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं। तिवारी जी सीधे सीधे आपने सही कहा, या तो निवेशक बहुत ज्यादा डरते हैं या तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इस कैटेगरी में निवेश करते हैं। दोनों ही तरीका बहुत गलत है। लेकिन मौजूदा स्थिति, मौजूदा हाल को अगर मैं कंसिडर करना चाहूं तो एक स्टॉक में आपकी एवरेज होल्डिंग टाइम कितनी रहती है, मौजूदा आपका स्टॉक मिक्स जो है उसमें आप किस सेक्टर पर, किस तरह के स्टॉक पे ज्यादा अग्रेसिव है, की जानकारी हमें दीजिए ताकि निवेशकों में थोड़ा सा भरोसा और बुलंद हो स्मॉल कैप कैटेगरी में। जी, तो जनरली देखिए हम लोग 3 से 5 साल के व्यूज से स्टॉक लेते हैं, और जब तक कंपनी अच्छा कर रही है, अगर वो ठीक ठाक डिलीवर कर रही है, नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ है, तो हम लोग वो स्टॉक सेल नहीं करते हैं। तो हमारी एक हाइपोथेसिस होती है हर स्टॉक को लेने के पीछे, जब तक वो हाइपोथेसिस स्टैंड कर रही है, सही चल रही है, वो स्टॉक पोर्टफोलियो में रहता है। जब ये लगता है कि अभी हाइपोथेसिस में हम गलत जा रहे हैं तो स्टॉक पोर्टफोलियो से बाहर हो जाता है। अभी अगर आप देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो केमिकल्स, आपने जैसा कहा कंस्ट्रक्शन, उसमें सीमेंट वगैरह है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट, इन सब सेक्टर्स पे हम लोग बुलिश हैं। केमिकल्स में क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काफी सालों से काफी मेहनत कर रही हैं और उनके अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों। आज उनकी बैलेंस शीट में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अच्छा बड़ा कैपेक्स कर सकती हैं, नए इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। टेक्निकल उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि नए प्रोडक्ट डेवलप कर पा रही हैं, और ये कैपेबिलिटी है कि उनको ले जाके ग्लोबली बेच पा रही है। आज भारत में बहुत सारी ऐसी केमिकल कंपनियां हैं जो चाइना जैसे कॉम्पिटिटिव कंट्री में अपना सामान जाके बेचती हैं। तो इस सेक्टर पे हम लोग काफी बुलिश हैं। और इसके अलावा चूंकि एक फंडामेंटल है इकोनॉमी का इंडिया में, वो है कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, रियल एस्टेट, उस क्षेत्र में हम लोग काफी बुलिश हैं। तो ऐसा करते हैं तिवारी साहब, समय तो बहुत कम है और एक वैसे भी समय है एक छोटी सी ब्रेक का। उसके बाद आपसे जुड़ते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप आगे आने वाले 12 महीने में पैसा कमा सकते हैं और वहां पर आप निवेश करने की क्षमता और सोच रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बहुत ही गंभीर और ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही है श्री अनुपम तिवारी साहब से। आप जाने माने फंड मैनेजर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, और अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि बाजार में कहां उनको तेजी और मंदी आती हुई दिखती है। अनुपम जी, अब बात करते हैं
उस समय की अगले 2-1 महीने में एक रिकॉर्ड हाई आपको बाजार में लगती हुई दिखेगी और उस वजह से एसआईपीज में पैसा वापस आना लगेगा। कहां-कहां आप देख रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आप वो पैसा निवेशित करेंगे? चल जी, स्मॉल कैप के अगर परिप्रेक्ष्य से उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि केमिकल्स, सीमेंट, कुछ रियल एस्टेट स्टॉक, वहां पे काफी अच्छा रहना चाहिए परफॉर्मेंस, और कुछ ऑटो एंक्स भी हो सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा रहने की उम्मीद है। चलिए, इसके अलावा जिस तरह के समीकरण बाजार में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से जिन अहम ट्रिगर्स का हम इंतजार कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसका असर हमारे इक्विटी बाजार और कमोडिटी पे, खासतौर से सोने पे आप कैसा पड़ता हुआ देख रहे हैं तिवारी जी? देखिए, मेरे अनुसार तो इक्विटी ज्यादा अच्छा एसेट क्लास है बजाय गोल्ड के, और बट जनरली हिस्टोरिकली अगर इतिहास देखें आप तो इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न हमने लॉन्ग टर्म में बनता देखा है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिमांड काफी बढ़ जाती है, करेंसी डिप्रिशिएट होती है, या कुछ इंटरनेशनल ऐसे इवेंट होते हैं कि गोल्ड प्राइसेस सडनली बढ़ जाती है। बट अगर आप लंबे समय में देखिए 10, 15, 20 साल में, तो जनरली जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है उतना ही रिटर्न बनता है गोल्ड में। तो उस हिसाब से एक इन्फ्लेशन हेज है, महंगाई को हेज करने के लिए आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये बताइए तिवारी साहब, बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिकॉर्ड हाइस पर नहीं है, खासकर पीएसयू बैंकिंग बास्केट और पीएसयूज एज अ ग्रुप, ब्लू चिप कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज आपको 14-15 साल के लो लेवल्स पर कोट करती हुई दिखेंगी। नाम सब जग जाहिर है। क्या वहां पर आपको डीप वैल्यू दिखती है? कुछ पैसा उस तरफ आप डालेंगे या वहां से बिल्कुल ही फंड मैनेजर्स ने अपनी निगाह हटा रखी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्थिति आगे जाके बेहतर हो सकती है, तो वहां पे जरूर कोई भी फंड मैनेजर पैसा डालना चाहेगा अगर वो स्टॉक सस्ता है। और अगर पिछले 10-15 सालों में जिन सेक्टर्स या जिन कंपनीज का आपने मेंशन किया या आपने उल्लेख किया, वहां पे सिचुएशन हर जगह कहीं ना कुछ खराब हुई है, या कि उनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में या कैश फ्लोज में या उनके भविष्य के पोटेंशियल में। तो वो ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से फिर निर्णय लेंगे कि कहाँ क्या करना है। इसके अलावा तिवारी जी, जितने भी आप फंड्स संभालते हैं, जितने भी फंड्स को आप हेड करते हैं, एक निवेशक के तौर पे मौजूदा समय में इन फंड्स को मुझे कितनी अवधि में और कब कब शामिल करना चाहिए, किस किस से बचना चाहिए, अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, तो देखिए, हर प्रोडक्ट अलग क्यों होता है, क्योंकि उसका इनहेरेंट रिस्क रिवॉर्ड एक अलग अलग है। तो जैसे जो लार्ज कैप है या जो मिड कैप है या स्मॉल कैप है, रिस्क जब हम बोलते हैं कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, वो जो खराब समय में आपका एनएवी कितना नीचे जा सकता है और अच्छे समय में कितना एनएवी ऊपर जा सकता है। तो ये एक इन्वेस्टर का अपना खुद का रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से उसको ये निर्णय लेना होगा। जो समय की बात है, तो जनरली स्मॉल कैप हम लोग ये बोलते हैं कि आपको 5 से 7 साल का समय देना होगा एक अच्छा रीजनेबल रिटर्न बनाने के लिए, और जो लार्ज कैप्स हैं उनमें 3 साल, और मिड कैप में समवेयर लेट्स से 3 से 5 साल के बीच में। तिवारी साहब, जाते जाते ये बताइए कि दिवाली का क्या प्लान है? अगले हफ्ते बहुत शानदार हमारा फेस्टिवल है, बाजार में जबरदस्त आप तेजी देख रहे हैं। बताइए व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, देखिए बस घर में कुछ पूजा पाठ होगी और घर में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। जी। तिवारी साहब, एक और बात बताइए, आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में किस तरीके का निवेश करते हैं? कितना आप कैश में रहते हैं? कितना गोल्ड का एलोकेशन है? कितना लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपने निवेश कर रखा है? इससे हमारे जो दर्शक नए आ रहे हैं बाजार में, उनको बहुत मदद मिलेगी एसेट एलोकेशन समझने के लिए। जी, तो देखिए, ज्यादातर निवेश तो जो है वो इक्विटी में है, गोल्ड में बहुत कम होता है, और उसके अलावा डेट भी कम होता है। इक्विटी ज्यादा है और उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा है और थोड़ा बहुत मल्टी कैप है, ये प्रोपोर्शन रहता है। ऑलराइट, क्योंकि शैल जी ने नए निवेशक जो जुड़ रहे हैं उनका जिक्र किया, तो उनके लिए आप किस तरह से निवेश के शुभारंभ का संदेश देंगे? देखिए, अगर आप एक सिंपल प्रोफाइल की बात करें, जो यंग एज है, जैसे 25-30, आपके पास नया जॉब है या बिजनेस में नए हैं, तो जनरली मेरे विचार से, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, कि 40 या 45 साल की उम्र तक आपको केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए।
ऐसा बहुत ज्यादा आप प्रोविडेंट फंड वगैरह कर सकते हैं जो आपके रिटायरमेंट में काम आए, बट उस समय बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है किसी और भी प्रोडक्ट में या किसी और तरह के एसेट क्लास में। तो आप इक्विटी करिए, अर्ली एज में आप ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप स्मॉल कैप भी करिए, मिड कैप भी करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वांटम होता है, आप धीरे धीरे करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वोलेटिलिटी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब आप 55-60 ईयर के आसपास जाते हैं, तब आपको लार्ज कैप प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए या डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि तब आपको कैश फ्लो प्रिजर्व करना है, आपको अपनी एसेट्स प्रिजर्व करनी है, पोर्टफोलियो को प्रिजर्व करना है, तो वो आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। उस समय आपको रिस्क अपने पोर्टफोलियो का कम करना चाहिए। अब इस बीच आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं कि किन सालों में आपको कहाँ ज्यादा करना है, बट जनरली ये अप्रोच है कि 25-30 साल की उम्र से लेके उस एज से लेके 60 ईयर तक की एज तक के बीच में आप शुरू में ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्विटी में दें, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़े आप इक्विटी को कम करिए और डेट बढ़ाइए। चलिए तिवारी जनरल रूल। जी तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने समय लिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने स्मॉल कैप्स पर अपना ज्ञान शेयर किया, किस तरीके से निवेश कीजिए, क्या 4 या 5 चीज़ें देखनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको रिटर्न आता हुआ दिख रहा है अगले 12 से 18 महीने में, और किस तरीके से एसेट एलोकेशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्विटी और गोल्ड पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब समय समाप्त हो चुका है फायदेमंद फंड्स का, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बेहतरीन स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। कविता जी और मुझको दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सब जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।